डीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी यानी एनसीईआरटी बायोलॉजी जीव विज्ञान की बुक से एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत का वर्गीकरण, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग सभी जगत जैसे प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हर परीक्षाओं में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम वन बाय वन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं एनिमल किंगडम क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं, बेसिक से चलते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं? देखिए, जीव विज्ञान को बेसिकली दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला हमारा जंतु विज्ञान और दूसरा हमारा वनस्पति विज्ञान। तो अगर बात कही जाए कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन है, तो हमारे अरस्तु हैं। और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक जो हमारे कौन से हैं? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन से हैं? थियोफ्रेस्टस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो नॉर्मली लोग पूछ लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें तैयार रखना है। तो जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं? दो शाखाएं हैं, पहली जंतु विज्ञान, दूसरी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक की बात की जाए तो अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक की बात की जाए तो कौन है? थियोफ्रेस्टस। अगली स्लाइड पर हम लोग पहुंचते हैं। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान की शाखाओं में मतलब कि हिस्टोरिया एनिमलम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है, इन्होंने हिस्टोरिया एनिमलम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अब थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में 500 प्रकार के पौधों के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक में 500 प्रकार के पौधों के बारे में डिस्कस किया यानी वर्णन किया, इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। देखिए, जीव विज्ञान यानी बॉटनी के जनक अरस्तु हैं हमारे। जंतु विज्ञान जूलॉजी के भी जनक हमारे कौन से हैं? अरस्तु। लेकिन बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, और कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक हमारे रॉबर्ट हुक हैं। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने की। कैरोलस लिनियस ने किसकी शुरुआत की? जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत हमारे वैज्ञानिक जो हैं कैरोलस लिनियस ने की। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो वर्गीकी के 3 स्टेप इन्होंने डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यानी सबसे पहले जीवों के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, जिन्हें हम लोग आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान के अंतर्गत रखते हैं। जो दूसरा टॉपिक इन्होंने रखा वो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और तीसरे स्टेप में इन्होंने नॉमेनकल्चर यानी नामांकन के बारे में डिस्कस किया। तो कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी जिसमें सिस्टेमा नेचुरे, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए 2 भागों में विभाजित किया। इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरे, जिसमें इन्होंने सभी जीवों को वर्गीकरण के 2 पार्ट में विभाजित किया, जिसमें पहला पार्ट इन्होंने पादप जगत और दूसरा पार्ट जंतु जगत यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में बताया। तो देखते हैं आगे क्या इन्होंने डिस्कस किया। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला संघ इन्होंने प्रोटोजोआ और बेटाजोआ रखे, इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया।
जो प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं वो बेसिकली एक कोशिकीय होते हैं, और मेटाजोआ के जो प्राणी होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होता है ये वे जीव होते हैं, इस संघ में वे जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें एक कोशिकीय प्राणियों या एक कोशिकीय प्राणी यानी प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल नीचे देख रहे हैं आप लोग अमीबा और पैरामीशियम। और मेटाजोआ जो संघ है इसमें बहुकोशिकीय प्राणी अर्थात मल्टीपल सेल से बने हुए बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में या 9 संघ समूह में विभाजित किया गया है, जिसमें से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कार्डेटा इत्यादि इसमें दिए गए। और इन सभी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस क्या बात करते हैं। देखिए, जंतु यानी वर्गीकरण में जीवों को संघ यानी फाइलम में बांटा गया। जंतु के वर्गीकरण में जीवों को यानी संघ वाइज फाइलम में बांटा गया है। देखिए संघ वाइज कितने संघ में बांटा गया है, तो हमने बेसिकली भी बताया कितने 9 संघ में बांटा गया है। तो संघ यानी फाइलम बहुत सारे जीवों को समान गुणों के आधार पर एक स्थान पर रखना संघ कहलाता है। यानी बहुत सारे जीव हैं, उनको समान गुण यानी एक जैसे गुणों से मिलने वाले, एक जैसा चलने वाले, एक जैसा मतलब बिहेवियर करने वाले जंतुओं को एक समान संघ के आधार पर रखना संघ कहलाता है। जैसे उनका आइडेंटिफिकेशन हमने बताया, पहचान, क्लासिफिकेशन और नामांकन। इन सभी चीज़ों को देखकर उसमें से जो गुण मिल रहे हैं एक समान गुण वाले जीवों को एक कैटेगरी में, असमान जीवों वाले गुणों को दूसरे जीवों को दूसरे कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पहला संघ हमारा प्रोटोजोआ, देन आफ्टर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, स्केलेहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। ये 9 संघ समूह में हम लोग मतलब संघ फाइलम में जीवों को बांटे हैं। यानी जो समान गुण वाले हैं वो एक कैटेगरी में, असमान वाले एक कैटेगरी में, जिनके गुण एक जैसे हैं वो एक कैटेगरी में। इस प्रकार से हम लोगों ने फाइलम वाइज, संघ वाइज जीवों को डिवाइड किया है। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ यानी इस संघ के जीव अत्यंत सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय होते हैं। और प्रोटोजोआ शब्द जो है पृथ्वी पर सबसे उत्पत्ति इस समय सबसे पहले जीव जो थे वो प्रोटोजोआ संघ के ही थे। प्रोटोजोआ शब्द यानी प्रोटोजोआ जो शब्द है इसका गोल्डफास्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका उच्चारण किया प्रोटोजोआ शब्द का। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ संघ की उत्पत्ति हुई। इस संघ में अत्यंत सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफास्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब प्रोटोजोआ संघ की विशेषताएं क्या होती हैं? इस संघ में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म स्तर का संगठन पाया जाता है। इस संघ के जो जीव होते हैं उनमें जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म स्तर का संगठन पाया जाता है। ये जीव एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म और एक कोशिकीय होते हैं। इसमें ऊतक एवं अंग नहीं पाए जाते हैं। ये जो जीव होते हैं इसमें ऊतक विहीन मतलब न अंग होंगे न ऊतक होंगे, इस प्रकार के जीव इस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इस संघ की विशेषता क्या है? ये इस संघ में अत्यंत सूक्ष्म और एक कोशिकीय जीव आते हैं। प्रोटोजोआ शब्द सबसे पहले गोल्डफास्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। संघ की विशेषताएं यानी इसमें इस संघ के जीव संघ में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म स्तर का संगठन पाया जाता है। इस संघ में एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें ऊतक एवं अंग नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं। अब प्रोटोजोआ संघ के हम लोग उदाहरण देखते हैं। प्रोटोजोआ के उदाहरण देखिए, सबसे पहले अमीबा। अमीबा क्या होता है? या अनिश्चित आकार यानी इनडेफिनिट साइज। इसका कोई आकार ही नहीं निश्चित है, इनडेफिनिट साइज। अमीबा जो होता है अनिश्चित आकार का होता है। इनमें जो
कूटपाद विधि द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, यानी किसी जगह पर उसका भोजन मिल गया तो वो अपने कूटपाद विधि से उसको चारों तरफ से घेर लेता है, उसको अपने अंडर में कर लेता है। सेकंड हमारा है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है इसमें सीलिया द्वारा क्या होती है, गति होती है। पैरामीशियम में सीलिया द्वारा गति होती है। इसकी संरचना एक्यूरेट एकदम चप्पल की भांति होती है, चप्पल के समान दिखता है, जिसे हम लोग पैरामीशियम कहते हैं। युगलिना को हम लोग ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं। युगलिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन प्रोटोजोआ। यह जंतु एवं पादप के बीच कड़ी है और तथा यह फ्लैजिला द्वारा गति करता है। तो इस संघ के उदाहरण कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। अमीबा अनिश्चित आकार, इंडेफिनिट साइज, कूटपाद विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम सीलिया द्वारा गति करता है, शेप एंड साइज चप्पल की भांति एकदम दिखता है। युगलिना जो होता है इसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं। यह जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी है तथा इसमें फ्लैजिला द्वारा गति होती है। अब देखते हैं अगली स्लाइड। अब आते हैं प्रोटोजोआ संघ के और उदाहरण के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रोटोजोआ संघ में देखिए सबसे पहले प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम जो है सबसे छोटा प्रोटोजोआ है। यह एक परजीवी की तरह, परजीवी प्रजाति की तरह मनुष्य में की तरह कार्य करता है और मनुष्य में मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम यानी मादा एनाफीज मच्छर के काटने से फैलती है। तो प्लाज्मोडियम यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम परजीवी की तरह कार्य करता है। मनुष्य में मलेरिया का कारण या बीमारी मादा मच्छर एनाफीज के काटने से फैलती है। दूसरा जो है एस्टेबुलेरिया, यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। और तीसरा है ट्रिपैनोसोमा, इसमें जो होता है स्लीपिंग यानी सिकनेस रोग होता है। आदमी जो होता है सोता ही रहता है, जिसे स्लीपिंग सिकनेस रोग के अंतर्गत रहते हैं। यह रोग आमतौर पर एक संक्रमित सीसी मक्खी के काटने से फैलती है। जो संक्रमित मक्खी होती है सीसी, उसके काटने से फैलती है सिकनेस रोग। इसका उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा का। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब दूसरा संघ हम लोग डिस्कस करते हैं, पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होता है, यह एक बहुकोशिकीय, इस संघ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्र की चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। संघ की विशेषता है बहुकोशिकीय जीव होंगे। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, यानी समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाएंगे। दूसरी जो विशेषता है, इस संघ के जंतुओं में शरीर में बहुत से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें आस्टिया कहते हैं। इन छिद्रों से ये ऑक्सीजन, जल, भोजन आदि इनके शरीर के अंदर एंट्री करती हैं। क्या होगा, दूसरी विशेषता है जंतुओं के शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिन्हें आस्ट्रिया कहते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से इन्हें भोजन, ऑक्सीजन एवं जल इनके शरीर में एंट्री करता है, यानी पहुंचता है। जो तीसरी विशेषता है, इनका आकार अनियमित होता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। पोरीफेरा संघ की जो तीसरी विशेषता है, जो इनका आकार होता है वो अनियमित होता है। यह एक स्थान से दूसरी स्थान पर गमन नहीं कर सकते हैं, यानी कि स्थिर रहते हैं। आइए देखते हैं, इन्हें एनिमल किंगडम का स्पंज कहते हैं। देखिए एनिमल किंगडम का स्पंज पोरीफेरा संघ को कहा जाता है। किस संघ को बेटा, पोरीफेरा संघ को एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम दिखा देते हैं आपको। एनिमल किंगडम का संघ किसे कहा जाता है, स्पंज को कहा जाता है, जो सामने आपको दिख रहा है। ये खारे पानी, चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं।
अब आते हैं पोरीफेरा संघ के उदाहरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो साइकान होता है, साइकान जो फिगर में दिख रहा है, ये पोरीफेरा संघ का बहुत बड़ा उदाहरण है। हाइलोनेमा, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला, यूस्पेंजिया, तो ये जो हैं ये पोरीफेरा संघ के कॉमन से उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें साइकान बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो संघ है हमारा सिलेंट्रेटा। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए इसका जो होता है अन्य नाम निडेरिया है। इस संघ का एक दूसरा नाम जो निडेरिया है, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कह सकते हैं। ऐसे जीव जिनके मुंह से बाल, मतलब ऐसे जीव होते हैं जिनमें मुंह पर बाल अर्थात जरायुज टाइप की संरचना इस संघ के समुदाय के जीवों के अंतर्गत आती है, जिन्हें सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत ये जीव आते हैं। जो दूसरी विशेषता है इस संघ की, इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इस संघ के जो दूसरी विशेषता है, जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वो मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। ना श्वसन तंत्र पाया जाएगा और ना ही उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है और ना परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने अच्छी प्रकार से सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण ठीक उसी प्रकार से हुआ जो ये जंतु हैं, इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करके उसका निर्माण किया। जो ये जंतु हैं निडेरिया संघ के समूह के जंतु, इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करके उन सभी चट्टान के जो आपने सुना है ऑस्ट्रेलिया पूर्व स्थित जंतुओं द्वारा ही कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करके ही इनका निर्माण हुआ था। देखिए सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण जो होता है हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, ये कॉमन से उदाहरण हैं सिलेंट्रेटा संघ के। अब देखते हैं प्लेंटेहेलमिन्थीज। देखिए प्लेंटेहेलमिन्थीज के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत चपटे सपाट संरचना वाले जीवों को रखा गया। इस संघ के अंतर्गत चपटे सपाट एवं संरचना वाले जीवों को रखा गया है। दूसरी विशेषता है इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, इसलिए यह सभी जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, मतलब कि परजीवी होते हैं। यह सभी जीवों का मनुष्य जो पालतू पशु और जंगली जंतुओं के आश्रय में होता है और इन्हीं की सतह से अपनी खाद्य पदार्थों का अवशोषण ये जीव जंतु करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर टीनिया सोलिनम एक फीता क्रम है जो मनुष्य की आंत और यकृत में पाया जाता है। ये मतलब कि मनुष्य के एक आश्रय, मतलब मनुष्य से जुड़े हुए जो हैं जीव, उनके अंतर्गत आते हैं। टीनिया इसका उदाहरण है जो एक परजीवी की भांति कार्य करता है। प्लेंटेहेलमिन्थीज में फेसिला, देखिए फेसिला हिस्टोहिपेटिका एक साधारण लीवर फ्लूक है जो गाय, भेड़, बैल इत्यादि की पित्त प्रणाली में पाया जाता है, बिल्डक्स में पाया जाता है। जैसे प्लेनेरिया है, इस संघ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आते हैं स्केलमेंथीज। स्केलमेंथीज में क्या होता है, इसे राउंड वार्म यानी गोल क्रम भी कहते हैं। स्केलमेंथीज को राउंड वार्म यानी गोल क्रम भी कहते हैं। यह जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। आकार में क्या होंगे, गोल होंगे, स्वतंत्र और परजीवी दोनों प्रकार के होंगे। मतलब एक समूह की कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसे स्केलमेंथीज संघ को ही निमेटोडा संघ भी कहा जाता है। स्केलमेंथीज संघ को ही निमेटोडा संघ भी कहा जाता है। इसमें स्कैरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा स्कैरिएसिस
रोग उत्पन्न करता है। जो ब्यूचेरिया है, ब्यूचेरिया ये मनुष्य में हाथी पाँव बीमारी है, जिससे हम लोग फाइलेरिया या हाथी पाँव के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जो एनिलिडा है वो हमारा इस वर्ग के जीवों में शरीर का निर्माण कई खंडों के मिलने से होता है। एनिलिडा में इस वर्ग के जीवों के शरीर का निर्माण हमारे कई खंडों के मिलने से होता है, जैसे जोंक हो गया, केचुआ हो गया, नेरिश हो गया। अब आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। जो आर्थ्रोपोडा है प्राणी जगत का एक सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 से अधिक आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं, यानी 2/3 से भी अधिक आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं, जो सामने आपको फिगर में नजर आ रहा होगा। यानी इस संघ के जंतु जल में भी होंगे, थल में भी होंगे और वायु तीनों जगह पर आपको नजर आएंगे। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल है। कीट में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है। कीट में श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया द्वारा होता है। उदाहरण के लिए बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, काकरोच। कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, यानी कुल जो होंगी 6 यानी 6। मकड़ियाँ कीट वर्ग में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले ही जंतु आते हैं। दैट्स वाई मकड़ियों को कीट वर्ग के अंतर्गत हम लोग नहीं रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जो मोलस्का है, मोलस्का के अंतर्गत क्या? ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत अधिक मुलायम होता है। इनके शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर में एक कठोर आवरण का निर्माण होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से मिलकर बना होता है। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा दूसरा संघ है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा एक दूसरा संघ है। इसमें जो ऑक्टोपस, सीपिया, घोंघा आदि प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग इकाइनोडर्मेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। इकाइनोडर्मेटा इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण में तारा मछली हो गई, ब्रेटल स्टार, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा। ये इन जीवों, इस समूह के संघ के जीव के बारे में बताया गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मत्स्य वर्ग, पील्स। देखिए, मत्स्य वर्ग में पाषाण मछली, स्टोन फिश, ये मछली जहरीली होती है तथा उड़ नहीं सकती है। और कतला मछली है और रोहू मछली। लेकिन नोट में नीचे दिया गया है डॉल्फिन और व्हेल मछली वर्ग में नहीं आती। डॉल्फिन और व्हेल मछली वर्ग में नहीं आती। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उभयचर के बारे में। इस वर्ग के जीव जलीय, एक्वेटिक तथा स्थलीय होते, अर्थात जल के साथ साथ स्थल पर भी जीवन यापन, रहन सहन की इनकी क्षमता होती है, यानी ये रहन सहन में सक्षम होते हैं। पहला उभयचर एक पहला प्राणी है इस संघ में जो जल से निकलकर स्थल पर भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स तथा स्किन दोनों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मेढक, स्लेमेंडर आदि उभयचर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड सरीसृप के बारे में, यानी रिप्टाइल्स। इस वर्ग में वे प्राणी आते हैं जो रेंग कर चलते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है। इस वर्ग के प्राणियों में मुख्यतः सांप आते हैं। उदाहरण के लिए सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ। लेकिन किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अंडों को की सुरक्षा के लिए घोंसला का निर्माण करता है। कौन सा? किंग कोबरा सांप जो है एक ऐसा सांप है जो अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला का निर्माण करता है। हाइड्रोपिल्स, इसे समुद्री सांप भी कहते हैं, और जो
छिपकली है इसे ड्रैको एकमात्र उड़ने वाली ऐसी छिपकली है जो हीलोडर्मा दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली के अंतर्गत आती है। उड़ने वाली छिपकली ड्रैको और हीलोडर्मा दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली है। नेक्स्ट स्लाइड है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग के बारे में डिस्कस करते हैं। इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टाइल से हुआ, यानी आगे वाली भुजा जो उनमें होगी फॉर लिम्स विंग्स के रूप में विकसित होगी, जो पंख के निर्माण में सहायक होती। और यह पहला ऐसा वर्ग है जिसमें चार चैम्बर के हृदय वाले जीव पाए जाते हैं, जिनमें 4 चैम्बर का विकास हुआ। इनका शरीर का आकार एरोडायनेमिक होता है, जिनके कारण उड़ने में इनको मदद मिलती है। इनमें पंख पाए जाते हैं जिसे प्रीन्यूमेटिक बोन कहा जाता है, जो खोखली हड्डी के बने होते हैं। जैसे हिंगबर्ड है, इसे गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। यह उल्टी उड़ान भी भर सकता है। कौन है? हिम बर्ड। अगला देखते हैं पक्षी वर्ग। देखिए शुतुरमुर्ग जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इसका वजन 150 kg। यह उड़ नहीं सकता है क्योंकि भारी वजन का होता है। छोटी मोटी उड़ान भर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है काफी। आवाविल, यह दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। और कीवी यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है, उड़ नहीं सकता है। फ्लेमिंग भी उड़ नहीं सकता है, ये चलता है। अगला देखते हैं स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी मैमल्स में क्या आता है? इस वर्ग के प्राणी जल, थल तथा वृक्षों पर रहने में सक्षम होते हैं। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 4 हृदय चैम्बर होते हैं, जिनके कारण यह प्राणी वर्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात गर्म खून के होते हैं। जो ब्लड जो होता है गर्म, यानी वार्म ब्लडेड, अर्थात गर्म खून के होते हैं। शरीर पर स्वीट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि, पसीने की ग्रंथ पाई जाती है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसे तेलीय ग्रंथि कहा जाता है। इसके द्वारा ऑयल लिक्विड का स्रवण होता है, जिससे शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस वर्ग के प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं, इसीलिए उन्हें जरायुज कहा जाता है। स्तनधारी वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है ये बच्चों को जन्म देते हैं, इसीलिए इन्हें जरायुज कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी बच्चों को जन्म देने के बाद दूध भी पिलाते हैं। स्तनधारी वर्ग के स्तनधारी वर्ग यानी मैमल्स, स्तनधारी वर्ग को मुख्यतः 3 उपवर्ग में बांटा गया है, जैसे प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। अब प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया में क्या होता है? प्रोटोथेरिया यह स्तनधारी बच्चों के स्थान पर अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए एकेडेना प्लेटिप्स। मेटाथेरिया में क्या होता है? यह जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, मतलब एक अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो मर्सूपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। उदाहरण के लिए कंगारू। यूथेरिया यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए मानव, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ आदि। ये सभी हमारे यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो हमारा स्तनधारी है, इसमें ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी वर्ग है, जिसमें श्रीव स्मॉल माउस सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। कौन सा? श्रीव यानी स्मॉल माउस। इसमें क्या होता है? सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। चमगादड़ जो है क्या है? हमारा उड़ने वाला स्तनधारी। अगली जो स्लाइड है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। स्तनधारी वर्ग, हाँ, ये हमारा जो 5 किंगडम यानी क्लासिफिकेशन था, ये आज कंप्लीट हुआ। इसके जो नामन जो बेसिक से क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अनसॉल्व पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट